चलिए जी, एज प्रॉमिस्ड हम आ चुके हैं चौथे पड़ाव पर। चौथा पड़ाव है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहले हमने पढ़ा यूटिलिटी एनालिसिस, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे इसमें। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। आपका आईसी कर्व कैसे डिफरेंट है यूटिलिटी कर्व से। कुछ एजम्पशंस होंगी वो हम पढ़ेंगे। फिर इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन एंड ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर और कंज्यूमर सेगमेंट। देखिए टॉपिक जो अभी तक हम उठा रहे हैं वो है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस वो स्टेट जहां पर आकर आप इक्वालिटी फील करते हो। ठीक है जी। जैसे जब हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो हमने उसमें पढ़ा कि जैसे जैसे आप सक्सेसिव यूनिट की कंजम्पशन करते हो आपकी यूटिलिटी बढ़ती है, और हर एडिशनल यूनिट के साथ गेन की जाने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी आप कहें वो बढ़ती जाती है, बट एक स्टेज तक बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है और उसके बाद उसका गिरना शुरू हो जाता है। क्यों होता है उसके पीछे हमने कारण, उसके पीछे उसकी थ्योरीज, उसके पीछे उसके एजम्पशंस, वो सब पढ़ा। अब इनडिफरेंस कर्व इस बारे में क्या बोलता है। देखिए आईसी कर्व, आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। एक फ्लो देने के लिए हम थोड़ा सा स्टार्ट में रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक बार फ्लो आ जाएगा, देन वी कैन कंसेप्चुलाइज करेंगे टॉपिक्स को। बट अभी क्या बोलता है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी को स्टडी करते हुए आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने की कोशिश करी अपने पिछले चैप्टर में। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पर आईसी एनालिसिस में वो बोलता है कि दो वी ट्राइड टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, हमने कोशिश करी यूटिलिटी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करना थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। पर यूटिलिटी एनालिसिस की यहाँ पर जब हम यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे थे पिछले चैप्टर में, तो देखिए सबसे बड़ी एजम्पशन जिसपे कि हमारे पूरे चैप्टर की स्टडी टिकी हुई थी, दैट वाज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। हाउएवर हम में से बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। तो जब सहमत नहीं है, लेकिन क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द अजम्पशन, अगर आप उस चैप्टर की शुरुआत में जाएंगे, पिछले वीडियोस में आप जाके देखेंगे, जब हमने चैप्टर्स की शुरुआत करी थी तब हमने उस अजम्पशन को कवर किया था, जिसमें हम ये बोलकर चले थे कि ये हमारी वन ऑफ द अजम्पशन है, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि वी कैन मेजर आवर यूटिलिटी। तो जब हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ये धारणा हम जब रख के चलेंगे, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद दैट चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट वी डिड एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीडेड विद दैट चैप्टर। तो यहां पर उस कमी की बात की जा रही है। आगे बोलता है दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2 एंड 3। हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर वो बोलता है कि ये एक लिमिटेशन थी यूटिलिटी एनालिसिस की, हमारी एक अजम्पशन के बेस पे वो सारा एनालिसिस टिका हुआ था। The indifference curve analysis of consumers equilibrium discards this assumption. However, जब हम IC कर्व की एनालिसिस करते हैं या IC कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, तो हम ऐसी किसी भी एजम्पशन को नहीं फॉलो करते। इंस्टेड इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी।
हमने पढ़ा था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो हम यहाँ पर ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रख के चलेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी is only ranked as high or low. तो यहाँ पे again this we have covered in our previous chapter कि cardinal means when you can measure your utility into numbers, and ordinal means when instead of giving numbers to your utility we give rankings. And when you give rankings, आप बताते हो कि जो मैंने 3 या 4 या 5 यूनिट्स की कंजम्पशन करी, अगर मैं उसको रैंकिंग करूं तो which consumption will be at number 1, number 2, number 3, like this, on the basis of the satisfaction we have got out of it. I think यहाँ तक हमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. According to this concept, utility is only ranked as high or low. It is never expressed in terms of unit. तो इसलिए हम यहाँ पर कभी भी यूटिलिटी को इन नंबर्स में मेजर नहीं करते. क्लियर? तो एक बैकग्राउंड देने के लिए, आपको एक पेज सेट करने के लिए, एक मोमेंटम देने के लिए हमने ये पैरा पढ़ा था. तो आगे बोलता है कि assumptions of IC analysis of consumers equilibrium. अब हम जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे इसमें भी कुछ assumptions होंगी? हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते तो उसके पीछे बैक करने के लिए हमारे पास कुछ assumptions होती हैं. देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में आऊँगा कि इनडिफरेंस कर्व को समझा कैसे जाए, बट लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी आप सिर्फ उतना समझिए जितना मैं आपको रीड करा रहा हूँ. Assumptions of IC analysis of consumers equilibrium. अब इतना आप समझ लो कि अब ही हमारा एफर्ट वही रहेगा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करेंगे, बट थ्रू IC. क्लियर? जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था, आज ही के लेक्चर में पिछले, कि अगर आप चाहते हो कि हम एक फास्ट रिवीजन कर लें उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके एग्जाम्स या तो आने वाले हैं या अप्रोच कर रहे हैं या इनफैक्ट चल रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं वन डे हम रिवीजन कर लें पिछला सारा अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस, अगर हम ले पाएँ तो हम एक लाइव क्लास रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप लोग एटलीस्ट 20 नंबर्स मिनिमम आप होने चाहिए. 15 से 20 भी हो जाए, इनफैक्ट 10 भी हो जाएंगे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ अगर मुझे लगेगा कि मैं बता सकता हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियोस में नीचे नंबर हैं, आप या तो मुझे उस पर बताएं या फिर कोशिश करें कि आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करके मुझे जानने में हेल्प करें. तो अगर एजम्पशन स्टार्ट करें तो देखिए, एजम्पशन में बोलता है कि IC एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. पहली एजम्पशन, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. मैं कहता हूँ कि जब किन्हीं दो चीज़ों में आप कंपेयर करते हैं और उनमें बेसिस देयर क्वालिटी, क्वांटिटी या जितने भी पैरामीटर्स पे आप मेजर कर सकते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है. अब डिफरेंस है का मीन्स कि आप why unit X is different from unit Y. Why unit X is different from unit Y means unit X unit Y से different क्यों है. यानी कि आपकी अप्रोच, देखिए दो चीज होती है, सिमिलर और डिफरेंट. ठीक है? डिफरेंट मतलब भिन्न, अलग होना, और डिफरेंट का ऑपोजिट होता है इनडिफरेंट. अगर आप 2 मिनट के लिए साइड करें सिमिलर वर्ड को तो आप देखिए, मैंने बोला कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी मीन्स आप मुझसे डिफरेंट हैं, आप मुझसे भिन्न हैं. बट जब मैं बोलूँगा आप मुझसे भिन्न नहीं है, यू आर इनडिफरेंट मीन्स डिफरेंट का ऑपोजिट होगा इनडिफरेंट. यानी कि जहाँ पर डिफरेंस ना हो वहाँ पर हम बोलते हैं इनडिफरेंट. इनडिफरेंट को हम इनडिफरेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पर. या अगर मैं एक पैरेलल वर्ड देखूँ तो इनडिफरेंट मीन्स सिमिलर वेयर देयर इज नो चेंज. आप ऐसे इंडिफरेंस कर्व को दिमाग में बिठाइए, ना कि आप ये रट्टा मार के इंडिफरेंट कर्व मींस दिस एंड दैट एंड लंबी सी डेफिनेशन रट्टे मार लीजिए. रट्टे मारे आप, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए. तो
इनडिफरेंट मतलब क्या हुआ, जहां पर आप डिफरेंट नहीं है। क्यों? डिफरेंट होते तो हम वर्ड सीधा यूज करते डिफरेंट। तो जब आप, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं लाइकली एंड अनलाइकली, ठीक है जी, तो लाइकली का ऑपोजिट क्या होता है? अनलाइकली। ठीक इसी तरह से जब हम डिफरेंस, दो चीजों में भेद दिखाना चाहते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट। बट जब हम कहते हैं कि दो चीजों में भेद नहीं है तब हम वर्ड यूज करते हैं इनडिफरेंट। मींस डिफरेंट का ऑपोजिट इनडिफरेंट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में वो चीज बैठ जाए। तो अब समझ में आ रहा है आपको? इनडिफरेंस कर्व जब हम पढ़ेंगे मींस कुछ ऐसा कर्व पढ़ेंगे जहां पर कुछ भिन्नता नहीं होगी, कुछ कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? मैं इसलिए भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, मैं आपको सिर्फ वर्ड ही अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंट मीन्स अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो जहां पर हम डिफरेंस फील करेंगे, बट जब हम इनडिफरेंस वर्ड यूज करेंगे मीन्स देयर बाय व्हेन यू आर indifferent, when you are feeling same at point A, point B, point C, point D, कितने भी ग्राफ पे जो पॉइंट होंगे उस पे आप सेम फील करेंगे। जो भी, अभी मैं सिर्फ एक बेस दे रहा हूँ तो आप बस इतना समझिए। तो यानी कि जो भी हम स्टडी करेंगे इन डिफरेंस कर्व के थ्रू वो पॉइंट्स होंगे। क्योंकि कर्व की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप समझेंगे कि ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स भी प्लॉट होंगे, तो वो प्लॉटिंग जब हम करेंगे एवरी पॉइंट विल रिफ्लेक्ट सेम यूटिलिटी। क्लियर? एनीवेज, तो कहता है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। देखिए अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आपको इंडिफरेंस कर्व समझाने जा रहा हूं। देखिए हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। इन दोनों के कंपैरिजन में आप यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे पीछे। लाइक आपने जैसे जैसे सक्सेसिव कंजम्पशन करी आपका यूटिलिटी गिरती चली गई। ठीक है जी? तो इनडिफरेंट कर्व क्या होगा? वो कर्व होगा जहां पर मल्टीपल पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे। क्योंकि आप इनडिफरेंट हो, क्योंकि आप इनडिफरेंस कर्व बना रहे हो और इनडिफरेंट हो मींस आपको हर पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी देगा। क्लियर? तो यानी कि पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट एल, पॉइंट एम, पॉइंट एन, एन नंबर ऑफ पॉइंट, जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे सारे पॉइंट्स इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको देंगे। यानी कि आप उस पर इंडिफरेंट नहीं होगे, तभी इक्वल है। तो जब किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर ले आपको सेटिस्फेक्शन सेम है, इट मींस, तो पहली assumption ये हो जाती है कि आपकी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। कारण देखिए हम पढ़ते हैं कि जब भी आपकी मनी इनकम बढ़ती है या उसमें कोई चेंज आता है या घटती है तो आपकी चॉइसेस पे उसका असर पड़ता है। ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक लो क्वालिटी की ब्रेड खा रहा हूँ बिकॉज ऑफ, या कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज लो क्वालिटी का प्रोडक्ट इसलिए यूज करना पड़ रहा है मुझे बिकॉज ऑफ माई लो इनकम। तो जब मेरी इनकम लो है और उसके कारण अगर मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज करना पड़ रहा है जिसकी क्वालिटी लो है, तो मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई इनकम। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी हो सकता है मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की ब्रैकेट में चले जाऊँ या उसको अवेल करना चाहूँ। तो इसलिए इनकम या मनी इनकम कुछ भी कहें आप, दोनों, मनी इनकम प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो आप इनडिफरेंट नहीं रह सकते। तो इसलिए वो कहता है कि जितने भी हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे एट एवरी पॉइंट आप क्या हो, आपके हर लेवल पे मनी इनकम का जो लेवल है दैट विल रिमेन और दैट शुड रिमेन सेम विदाउट एनी चेंज। तो पहली एजम्पशन हमारी होनी चाहिए कि आपका मनी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, क्षमा चाहूंगा थोड़ी मेरी थोड़ा सा my throat is not going well. Second point says that the consumer spends his income on such goods which can be substituted for each other like apples and oranges. और जिन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं या जो कंज्यूम, देखिए अभी assumptions पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप समझिए मत,
आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें सिर्फ समझ वैसे सुनने के लिए आप समझिए, जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा इसका रेलेवेंस, मैं दोबारा उसको रिलेट करके बता दूंगा, इसलिए डोंट वरी। हम अभी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हम पढ़ रहे हैं सो दैट फ्लो ना छूटे, बाकी मैं इसको आपको रिलेट करके आगे फर्दर टॉपिक से रिलेट कर दूंगा। देखिए आगे बोलता है कि द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स which can be substituted for each other like apples and oranges। तो इसलिए कंज्यूमर जो भी अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है वो ऐसे गुड्स होंगे, कंज्यूमर जो भी अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है वो ऐसे गुड्स होंगे जो कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं और एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। सब्सटीट्यूट क्या होता है? जिन गुड्स को आप एक के बदले दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक ही आपको एंड रिजल्ट मिलता है, जनरली हम ऐसे गुड्स को सब्सटीट्यूट गुड्स बोल सकते हैं। क्लियर? तो पहला कि मनी इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं होगी, पहला। दूसरा, कंज्यूमर जो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है वो उन गुड्स पे करेगा जो कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होंगे, फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का वो बोलता है। थर्ड एजम्पशन वो बोलता है द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस और स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। अब देखिए स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्यों वर्ड यूज कर रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, जो कि हमारी यूटिलिटी एनालिसिस की एक मेजर प्रॉब्लम थी, दैट वाज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम जो मानकर चलते थे कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, उस कमी को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें वो बोलता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स टू योर यूटिलिटी, आप क्या कर रहे हैं? आप रैंकिंग दे रहे हैं कि ऑप्शन 1 इज बेटर देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज बेटर देन ऑप्शन बी। तो आप रैंकिंग देंगे, मीन्स आप स्केल करेंगे, आप टॉप डाउन कर सकते हैं और अब बॉटम अप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे प्रेफरेबल आइटम्स को नंबर 1 पे रख सकते हैं, देन आप नीचे आ सकते हैं, या नीचे से आप ऊपर जा सकते हैं, दैट इज अप टू यू, बट आप प्रेफरेंसेस को स्केल करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। तो थर्ड assumption बोलता है द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। क्लियरली कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। जनरली स्पीकिंग his intensity of desire for a good which would increase when he has less of it। क्या बोलता है कि the consumer's preference for the two goods is well defined। Generally speaking, his intensity of desire for a good would increase when he has less of it। तो कहता है ये मानकर चलेंगे कि उसकी इंटेंसिटी या उसकी डिज़ायर किसी गुड्स को लेकर तब बढ़ेगी जब उसके पास उस चीज़ की क्वांटिटी कम होगी। तो यानी कि जैसे उसकी क्वांटिटी कम होगी उसकी डिज़ायर बढ़ जाएगी। डोंट वरी, आई लिंक इट अप विद द अपकमिंग टॉपिक्स, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। लाइकवाइज हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। तो जब उसके पास उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर वुड गो डाउन। सिमिलरली जब उसके पास उसकी क्वांटिटी कम है तो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर वुड गो अप। थर्ड एजम्पशन होगी। पहला, मनी इनकम नहीं चेंज होगी। सेकंड क्या बोलता है वो आपका, कंज्यूमर जो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स होंगे। थर्ड कि वो स्केल डाउन जो अपने प्रेफरेंसेस को करेगा उसमें ये माना जाएगा कि जब उसके पास क्वांटिटी कम है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर यानी उसकी डिज़ायर, उसको पाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और जब उसके पास ज़्यादा है तो उसको पाने की इच्छा कम हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। फोर्थ पॉइंट कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। ऐसा क्यों माना जाता है? वो बोलता है ये assumption इसलिए मानते हैं टू सिंप्लीफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी एनालिसिस। बाद में बात करते हैं इस बारे में लेकिन इतना समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा किसी गुड्स की क्वांटिटी आपके पास होगी उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगी। सिर्फ अभी इतना मान के चलिए। और फिफ्थ एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर इज रैशनल, वो समझदार है, उसको पता है क्या करना है। ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन, और अपनी समझदारी का गवाही देते हुए वो हमेशा चाहेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या हो, मैक्सिमम।
आई थिंक एक दिमाग में चीज़ें बैठी हैं, थोड़ी सी सेटल हो गई हैं कि, लेकिन अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर? तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे मैं आपको वापस इन पॉइंट्स पर आऊँगा, जहाँ पर मुझे लगेगा इंटरलिंकिंग की ज़रूरत है मैं आपको रिकैप ज़रूर दूंगा, इसलिए डोंट वरी, जस्ट आप फॉलो करें मुझे। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कर्व एंड सेट पढ़े थे हमने, इससे ठीक यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी टैबुलर फॉर्मेट में भी और ग्राफिकल फॉर्मेट में भी, उसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि आप देखिए आप क्या चाहते हैं, इंडिफरेंस कर्व वो सारे कॉम्बिनेशंस बताने की कोशिश करता है, ठीक है जी, जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। देखिए अब मैंने एक स्टेटमेंट दी है, बट आप ध्यान रखिएगा इसको कि अब यहाँ से थोड़ा सा आप उसको सेटल करिए कि इंडिफरेंस कर्व जो है या इंडिफरेंस सेट की अगर हम बात करें, बात एक ही है, बट उसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसको इंडिफरेंस कर्व, वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताएगा जो कि आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। मान लेते हैं कि एक सिचुएशन है व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस गुड्स ए एंड बी, लेट गुड ए बी एप्पल एंड गुड बी ऑरेंजेस। मान लेते हैं गुड ए एप्पल है और गुड बी क्या है, ऑरेंजेस है। कंसिडर दीज गुड्स एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। हमने पहले पढ़ा है वन ऑफ द अजम्पशन इज कि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कौन बता रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कहता है कि मैं इसको चार तरीके से कंज्यूम कर सकता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन मेरा बनता है जिसमें मैं एप्पल तो एक कंज्यूम करूंगा बट ऑरेंजेस 10 करूंगा। क्लियर? दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि ठीक है एप्पल मैं 2 करूंगा बट ऑरेंजेस में 7 करूंगा। और इसी तरह से कॉम्बिनेशन सी बोलता है कि एप्पल्स 3 एंड ऑरेंजेस 5। सिमिलरली ऑप्शन डी एप्पल्स 4 एंड ऑरेंजेस 5, सॉरी 4। क्लियर? तो वेदर मैं कॉम्बिनेशन ए जाऊँ, बी जाऊँ, सी जाऊँ या डी जाऊँ, मैंने आपको अपने कॉम्बिनेशन एप्पल एंड ऑरेंजेस के बता दी विच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। अभी देखिए मैं सिर्फ जो सिंपल रीडिंग है वो कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं अभी कहीं पे भी आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप जैसे बता रहा हूँ वैसे आप समझते जाइए। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू टेबल 1। कहता है कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर। हम बात कर चुके हैं कि ये सारे कॉम्बिनेशंस कौन बता रहा है आपको, कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर द टू गुड्स। कि अगर उसके सामने दो गुड्स रख दिए जाएं तो उनमें से वो आपको ये कॉम्बिनेशन बता रहा है। सिंपल, किसके बेसिस पे, अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, अपनी प्रेफरेंसेस के बेस पर। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे वो कॉम्बिनेशन सी ले या कॉम्बिनेशन ए ले, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी या उसको जो यूटिलिटी उससे डिराइव होगी वो इक्वल रहेगी। अब आप सेंस समझ रहे हैं? इनडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशन बताता है जिन पॉइंट्स पर आप इनडिफरेंट नहीं हो। पहला लिंक, ठीक है जी। इनडिफरेंस कर्व आपको क्या बताता है, वो सारे, या इनडिफरेंस सेट अगर आप बोलते हो तो वो वाले वो सारे कॉम्बिनेशन बताता है जो कि कंज्यूमर देता है, जिन 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 कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स पर उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन आती है। दो उसमें क्वांटिटी अलग अलग यूज हो रही है दो डिफरेंट गुड्स की, बट क्योंकि डिफरेंट गुड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूटेबल हैं, तो हम मान के चलेंगे कि चाहे कॉम्बिनेशन ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इन सारे कॉम्बिनेशन से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज करेंगे तो आपको यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन इक्वल देगी बीइंग अ कंज्यूमर। क्लियर? इसलिए हमारा ये कंजम्पशन मानना, जिसमें हमने माना था कि वो सब्स्टिट्यूटेबल होंगे, क्यों जरूरी था, अब मैं थोड़ा सा इस पे आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। देखिए अगर मैं एक बेसिक मॉडल ऑफ अ कार
को BMW से या किसी अपर मॉडल ऑफ अ कार से कंपेयर करूंगा तो आप मुझे बताएं कि आप किसको प्रेफर करेंगे। आप में से बहुत सारे ज्ञानी पुरुष और या ज्ञानी बच्चे बच्चियां जो हैं वो मुझे लगता है अपर एंड या अपर मॉडल्स के साथ जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कि मारुति का एक मॉडल है, मान लीजिए मारुति स्विफ्ट है और आपके पास एक BMW का मॉडल है, तो ऑब्वियसली क्या आप लोग सारे स्विफ्ट लेना पसंद करेंगे? इंक्लूडिंग मी, हम अपर मॉडल के साथ ही जाएंगे विदाउट एनी डाउट, और यही फैक्ट है। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दो चॉइसेस को लेकर डिफरेंट है। दोनों चॉइसेस के बीच में हमारा जो यूटिलिटी है या कंजम्पशन है या सेटिस्फेक्शन है, सॉरी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन है, वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली जो सेटिस्फेक्शन हमें एक लोअर मॉडल से मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ से मिलेगी? हमें एक अपर मॉडल से मिलेगी। क्लियर? बंद बंद कर दो, बंद कर दीजिए। ठीक है जी। इसीलिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोअर एंड का मॉडल है वो अपर एंड के मॉडल के बराबर कंपेरेबल नहीं है। तो जब दो चीज़ें कंपेरेबल नहीं होती है मीन्स आप एक दूसरे की जगह यूज़ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप दोनों में ऑप्शन दे तो अगर आप प्रेफरेंस पूछी जाए तो ऑब्वियसली आप अपर मॉडल को प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए अगर हम ये एजम्पशन ना रखते कि जी वो सब्स्टिट्यूटेबल होने चाहिए प्रोडक्ट, ये वन ऑफ द एजम्पशंस है, तो हम तब भी ऐसा ही फील कर रहे होते। इसलिए हमने एक लिमिटेशन लगा दी, एक ब्लॉकिंग पॉइंट लगा दिया थ्रू एजम्पशंस को यूज़ करके कि देखिए जब भी हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि दोनों प्रोडक्ट हर मामले में बराबर हैं, कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। क्लियर? जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तभी आप चाहे x की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें या y की घटा दें या y की बढ़ा दें x की घटा दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि आप देखेंगे इस टेबल में भी आप वही देख रहे हैं। इसीलिए हमने बोला है कि प्रोडक्ट एक दूसरे के मैं ज़्यादा क्लियर बोलूँ तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ बेटर सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लियर? तभी आप दोनों की चॉइसेस को लेकर इंडिफरेंट रहेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा आप गुड x के साथ जाएं या गुड y के साथ जाएं, अगर वो दोनों सब्स्टिट्यूटेबल हैं या एक दूसरे के गुड सब्स्टिट्यूट मैं बोलूँ हैं। इसलिए ऐसा एजम्पशन में ये बोलना कि वो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ये हम एक धारणा या एक एजम्पशन मान के चलेंगे, ज़रूरी थी इस थ्योरी की एजम्पशंस के लिए। अब आप समझ गए? क्योंकि हमें बेस कौन देता है? बेस हमें देता है हमारी एजम्पशंस, कि भैया ये सब दिमाग में रख के चलना है, इन चीज़ों के अंदर ही ये लॉ काम करेगा। क्लियर? तो वो पहली चीज क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर द गुड्स। और इसीलिए क्योंकि वो लेवल दोनों का सब्स्टिट्यूटेबल है और दोनों से सेटिस्फेक्शन सेम मिलती है, इसीलिए उसको आप स्केल डाउन कर पाए एज पर योर प्रेफरेंस। देखिए अगर आपने ऑप्शंस बनाने थे तो आपने एक को घटाया तो दूसरे को बढ़ाया भी है, या दूसरे को घटाया तो पहले को बढ़ाया भी है, तो वो आप चेंज कर रहे हो बट आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। अगर आप ऑप्शन डी में देखें तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी 4 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी 10 थी, स्टिल आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही। क्यों? आपने यहाँ पर बढ़ा दिया। क्लियर? दूसरी चीज जो हमें नोट करने वाली है वो कि ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, सो दैट in terms of level of satisfaction combination A is equal to combination B is equal to C and is equal to D। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आपको हर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन सेम है तो मीन्स देयर बाय कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल ए से मिलेगा वो बी से मिलेगा वही सी, तो यानी कि सारे पॉइंट्स आपके कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। थर्ड वो बोलता है कि एज देयर इज नो डिफरेंस अमंग कॉम्बिनेशन, एज देयर इज नो डिफरेंस यानी कि यू आर इनडिफरेंट, एज मैं ऐसे बोल सकता हूँ एज देयर इज एज यू आर
indifferent among combinations. देखिए मैं इस लाइन को ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, पहली लाइन क्या पढ़ रहा हूँ, as there is no difference among combination A, B, C and D. जैसा कि आप अपने A, B and C ऑप्शंस को लेके डिफरेंस फील नहीं कर रहे हैं, पहला मीनिंग. अगर मैं ऐसे बोल दूँ as you are indifferent among combination A, B, C and D, अगेन मीनिंग वही निकलेगा कि आप A, B, C and D कॉम्बिनेशन को लेकर डिफरेंस फील नहीं कर रहे हैं. वी मे से, हम ऐसा कह सकते हैं दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, उसको डिफरेंस फील नहीं हो रहा किनके बीच में, अक्रॉस दीज कॉम्बिनेशंस, अपने इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेकर. टुगेदर दीज कॉम्बिनेशन फॉर्म एन इंडिफरेंट सेट टू द कंज्यूमर. ऑब्वियसली जब हम इसको टैबुलर फॉर्मेट में डाल देते हैं और कॉम्बिनेशंस बना देते हैं, इस कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट सेट. तो बोला जाता है कि इंडिफरेंट सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस. इंडिफरेंट सेट क्या है, एक सेट है, एक प्रेजेंटेशन है, टैबुलर प्रेजेंटेशन है, किसकी, उन कॉम्बिनेशंस की, दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. अब आप अगेन क्वेश्चन पूछेंगे टू गुड्स क्यों बोला, तो भैया हाथ जुड़वा लो. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राफिकल, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था, ये इनफैक्ट शुरू में भी कॉल आई थी और कुछ दिन लास्ट बैच के बाद भी शायद कॉल आई थी कि सर हम हमेशा दो गुड्स कैसे स्टडी करते हैं. तो भैया ग्राफ पे आप दो ही प्लॉट कर सकते हो, दो ही एक्सेस होते हैं, तो हम दो ही चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं. कितनी बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और मेक यू अंडरस्टैंड हम बोल सकते हैं कि हम सिर्फ दो गुड्स को लेके चलते हैं समझाने के लिए. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दो ही गुड्स होते हैं, और भी हो सकते हैं, बट अभी आप दो ही गुड्स मान के चले. सो एज देयर इज नो indifferent set is a set of those combinations of two goods. किन्हीं भी दो गुड्स के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको ऑफर करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो दैट वो सारे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होते हैं उसमें आप कंज्यूमर क्या फील करता है, इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन इज इनडिफरेंट सेट. क्लियर प्रभु, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब टेबल आपने ऊपर देखा था, और टेबल आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाइयों बहनों, एक सेकंड मुझे आप क्षमा करें. हाँ जी, तो देखिए हमने जो अभी ऊपर इंडिफरेंट सेट पढ़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, उसी को यहाँ पर देखिए. अब हम दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑरेंज और एप्पल्स की. देखिए ऑरेंज जब आप 10 खा रहे थे तो आपने ले दे के एक एप्पल भी उठा लिया, आपको आनंद की प्राप्ति उतनी ही हुई थी. फिर आपके मन में थोड़ा सा इच्छा जागी, आपने कहा यार थोड़ा सा एप्पल को खाया जाए. प्रभु ने क्या किया, प्रभु आ गए नीचे, 10 से 7 पे आ गए. मेरे भाई बहनों ने जब 7 पे कंजम्पशन स्टार्ट करी, अब क्योंकि ऑरेंजेस लूज करें तो ऑब्वियसली मन भटका हुआ एप्पल्स की तरफ, तो मेरे छोटे भाई बहनों ने उठाकर एप्पल्स 1 से 2 खाने शुरू कर दिए. सिमिलरली जब भाई बहन नीचे आए, 5 पे आए, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया 10 से 5 ऑरेंजेस का, तो दिल करा कि चलो थोड़ा सा एप्पल और खाया जाए. बट ध्यान रहे, इसी तरह से जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्लॉट करे हमने, देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ये इंडिफरेंस कब हमारा ग्राफिकली बन गया. तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि कॉम्बिनेशन एक ये है मेरा. अगर एक ही बात करूँ, ए क्या कॉम्बिनेशन दिखाता है, ए दिखाता है जहाँ पर मेरा ऑरेंजेस का कंजम्पशन 10 था और एप्पल्स का कंजम्पशन 1 था. सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ, एप्पल का कंजम्पशन 4 था और ऑरेंजेस का भी 4 था. देखिए अब मैं दूसरी एजम्पशन को यहाँ समझाने जा रहा हूँ. एक एजम्पशन थी हमारी कि मनी इनकम चेंज ना हो. आपको नहीं लगता कि ये जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, देखो आप एप्पल्स मैक्सिमम कितने ले पाए, अगर आप जो भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा. देखिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए मैक्सिमम आप कितने एप्पल ले पाए, जितने भी आपने कॉम्बिनेशन बनाए जिनसे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिली, ज़्यादा से ज़्यादा आपने एप्पल कितने खरीदे,
प्रभु आपने एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिए 4, और जब आप ऑरेंजेस खरीदने की बारी पे आए तो आप मैक्सिमम ऑरेंजेस ले पाए 10। तो ये वो दो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट अपनी अपनी पीक पर थे। क्लियर? तो यानी कि जब मैं अपनी इनकम को कुछ सेटल करूँ, अभी मैं फिलहाल बी सी डी को मत देखिए, आप सिर्फ ए को याद रखिए कि मेरे पास जो भी इनकम थी, जब मैं उसको खर्चने गया, जब मैं उसको स्पेंड करने लगा, तो मैं मैक्सिमम कितने ऑरेंजेस ले पाया और एप्पल कितने ले पाया। तो मैं मैक्सिमम अपनी इनकम स्पेंड करके 10 ऑरेंजेस ले पाया और एक एप्पल ले पाया। मेरी इनकम खत्म हो गई होगी जो भी मैं स्पेंड करने के लिए आया हूँ? जी बिल्कुल खत्म हो गई होगी। लेकिन जब मैंने और कॉम्बिनेशन ट्राई करे जहाँ से मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ऐसे करते करते जब मेरे 4 ही कॉम्बिनेशन बने, तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन ये भी बना जहाँ पे मैंने दोनों 4 लिए, यानी कि जितना पैसा मेरे पास था उससे मैं 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस ही ले पाया। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम की बात करी, जब ऑरेंजेस 10 थे तो एप्पल 1 था, और जब एप्पल्स अपने पीक पर थे तो आपने ऑरेंजेस भी 4 लिए। यानी कि मैं किसी भी तरह से अपनी इनकम को घुमाऊँ, यानी कि जो भी मेरे पास गिवन इनकम है, जब मैंने उसको खर्च करा तो मैंने ये देखा कि मैं ये 4 कॉम्बिनेशन ही वो निकाल पाया जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन सेम। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लेता हूँ कि ऑब्वियसली इन सब लेवल पे मेरी लेवल ऑफ इनकम सेम ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने पहले तो एजम्पशन में रटा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एजम्पशन रटाई थी पहले कि मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। चलो उस समय मैंने आपको रटवा दी, तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप रट और लीजिए कि माने कि आपका ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो आपकी, या फिर सारे ऑप्शंस में बात करें, आपकी इनकम हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ रही होगी। तो जब आप ऑप्शन 1 को ट्राई करने गए तो आपने 100 रुपये में एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले लिया। फिर आपने देखा कि और कैसे घुमाऊं, तो आपने ऑप्शन बी तलाशा। आपने ऑप्शन बी में क्या देखा? आपने देखा कि इसमें आप एप्पल्स कितने ले पाए 2, एंड ऑरेंजेस कितने ले पाए आप 7। तो यहाँ पे भी मेरे 100 रुपये को मैंने खर्च करने का नया कॉम्बिनेशन निकाला। सिमिलरली जब मैं ऑप्शन सी पर गया या कॉम्बिनेशन सी पर गया तो मैंने उन्हीं 100 रुपीज़ से एक नया कॉम्बिनेशन निकाला जिसमें मैं ऑरेंजेस तो 5 ले पाया, लेकिन मैंने एप्पल्स कितने ले लिए 3, एंड ऑरेंजेस 4 लिए और ऑरेंजेस 4 लिए। ऐसा कहाँ हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैंने 100 रुपये में ऐसा कुछ घुमाया कि मेरे कभी मैं 10 ले पा रहा था ऑरेंजेस, कभी मैं 4 ले पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ पर ₹100 ना होकर ₹150, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150, हर लेवल पे 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 100, 150, 200, 250। तो आप मुझे बताएंगे क्या यही कॉम्बिनेशन रहेंगे जो बी सी डी पर है? 100 पे तो मैंने मान लिया कि आपने ये कॉम्बिनेशन लिया था, लेकिन अगर मैं आपकी इनकम बढ़ा दूँ बी बी लेवल पे, मैंने 100 से 150 कर दिया, तो क्या आप ये कॉम्बिनेशन लेंगे? या फिर आप जो अभी बी पे है, अगर बी की बात करें जो बी पे ऑलरेडी अभी चल रहा है कॉम्बिनेशन 2, 7 और 2, क्या ये रखेंगे? नहीं, हो सकता है आप ये 10 कर दें या 12 कर दें और ये 2 पे ही रहे या 1 ही रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप मैक्सिमम ले पाए थे 10, लेकिन लेवल बी पर आते ही आपने इसके कर दिए 11 और इसके 1 ही रखा, या 15 कर दिए और ये 1 ही रहा। इसमें आपने खर्चा ही नहीं करा और इस पर आपने 5 और ले लिए। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जी प्रभु, ऑप्शन ए पर मेरी इनकम 100 थी जिसको मैंने खर्च किया तो मैं 10 ऑरेंजेस ले पाया और एक एप्पल ले पाया, लेकिन क्योंकि ऑप्शन बी में मेरे पास इनकम बढ़ गई 50 रुपीज़ से, तो मैंने क्या करा, वो एडिशनल 50 रुपीज़ से मैंने ऑरेंजेस 5 और ले लिए, लेकिन एप्पल की कंजम्पशन वही रखी। ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे तब मुझे सेटिस्फेक्शन अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, अब मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स की कंजम्पशन में ज़्यादा कर पाऊंगा। और क्योंकि हर लेवल पे अगर इनकम चेंज होगी तो कभी मैं कुछ कंज्यूम करूंगा, कभी कुछ कंज्यूम करूंगा, तो मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ कि मैं इंडिफरेंट फील करूंगा। ऑब्वियसली विद द increase my income, with the increase in my income, what I can do, I can increase the number of units for consumption. So more number of units can be consumed with an increase in the income of the consumer. तो जैसे मेरे इनकम इंक्रीज होगा तो
नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा, तो हाउ कैन आई से, या मान लेते हैं अगर कॉम्बिनेशन एक ही बात करते हैं, 10 एक ले पा रहे थे, अगर मैंने 50 रुपीज़ से बढ़ा दिया तो मैं 15 2 से कर सकता हूँ इसको, हो सकता है ये 15 2 हो जाए। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 15 ऑरेंजेस को 10 ऑरेंजेस से, क्योंकि आप यहाँ पे भी तो बढ़ गए ना। तो हर लेवल पे अगर डिफरेंट डिफरेंट इनकम रखूंगा और कभी आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो जेन्युइन नहीं होगा ये बोलना कि आपको सारे लेवल से सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगी। दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पर एक एजम्पशन रख के चल रहे हैं कि भाई साहब आपकी इनकम जो है वो हर लेवल पे सेम रहेगी। क्लियर? अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ आपने एक और पढ़ी थी यहाँ पे, he always maximizes his satisfaction। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमाइज करना चाहेगा और कंज्यूमर बड़ा रैशनल है, तो वो क्या करेगा, अगर आप इनकम बढ़ा दोगे तो वो अपनी कंजम्पशन को और बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगी, और अपनी क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो वो आप कंपेरेबल नहीं होगा, इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको आपको इनकम सेम करनी पड़ेगी हर लेवल पर। अदरवाइज आप वही बात हो गई कि आप 5th के बच्चे को कम्पीट करा रहे हो 10th के बच्चे 11th के बच्चे से, विच इज़ नॉट राइट। आप 5th को 5th के बच्चे से कम्पीट कराइए और 10th को 10th के बच्चे से कम्पीट कराइए। क्लियर? तो देखिए क्या बोलता है, IC is an indifference curve. Each point on the curve shows a combination of two goods. हर एक पॉइंट हमें दो गुड्स के आपस के कॉम्बिनेशन को ही दिखाता है। ऑब्वियसली बी में अगर हम बात करें तो क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जहां पर ऑरेंजेस तो 7 कंज्यूम हो रहे हैं लेकिन एप्पल्स की 2 की कंजम्पशन हो रही है। सिमिलरली सी कुछ दिखा रहा है और डी कुछ दिखा रहा है। तो क्या बोलता है कि ईच पॉइंट ऑन द कर्व शो करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर का इक्वल सेटिस्फैक्शन ही देगा। दस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एट पॉइंट ए इज सेम एट पॉइंट बी सी और डी। तो हम ये बात कर चुके हैं, हर लेवल पर आपको सेम सेटिस्फैक्शन रहेगी। ईच पॉइंट ऑन द कर्व लाइक ए बी सी शोज one combination of two goods, apple and oranges, since each combination offers the same level of satisfaction to consumer, the curve is called indifference curve। क्योंकि पॉइंट ए की कंजम्पशन पॉइंट ए की यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट सी इज इक्वल टू पॉइंट डी, ऐसा है। प्लस हम ये सारी चीज़ें कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पर, इसलिए, और यानी कि आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, यानी कि इन सारे पॉइंट्स की जब कंजम्पशन की से मिली सेटिस्फेक्शन की बात करें तो आप किसी भी पॉइंट को उठा लीजिए, आप क्या है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स आप डिफरेंट नहीं है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपको आपके लिए बेटर है, आप अब आपके लिए एज गुड एज पॉइंट डी इज एज गुड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। क्योंकि जिस ग्राफ पर आप इंडिफरेंस कर्व शो करते हो और इंडिफरेंस कर्व आपके वो कॉम्बिनेशन बताता है जिसपे आप इंडिफरेंट नहीं होते हो, इसलिए हम ऐसे कर्व को क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए क्या बोलता है, इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम सेट बोल देते हैं, जब उसको कर्व की रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू कमोडिटीज लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। देखिए आप ये डेफिनेशन तो ले सकते हैं, और जो भी आप जरूरी नहीं एप्पल एंड ऑरेंज, कोई भी दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको अगर आप डाल के देखेंगे सेम चीज़ आएगी। फर्दर एक सेकंड, देखिए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन फिर आप लोग कहते हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज़। तो मैं एटलीस्ट फीचर स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट आपको एक मोमेंटम मिल जाए। मैं वही देख रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, बट पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट टू बिगिन विद हम अब
पॉइंट 1 ले लेते हैं, फीचर्स का, प्रॉपर्टीज का, इंडिफरेंस का। देखिए क्या बोलता है, आईसी इज स्लोपिंग डाउनवर्ड या आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये पहला फीचर है। तो कभी भी अगर हमें आईसी का आता है तो आपको क्वेश्चन देखना है कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और मार्क्स के हिसाब से आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, देन आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना। अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अपना एक डेफिनेशन, उसके बाद आप टेबलर प्रेजेंटेशन, या फिर जैसे आपकी टीचर बोलती है बट आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो उसके बाद आप टेबलर प्रेजेंटेशन बनाइए, उसके बाद आप डेफिनेशन दीजिए। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप फीचर्स या एजम्पशन, तो बेसिकली देखिए ज़रूरी है एजम्पशन एज गुड एज डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ हमेशा एजम्पशंस आप लिखिए। क्लियर? तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड मींस, देखिए ऐसे स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। अब देखिए, अभी कुछ मत बोलिए आप मुझे, आप सिर्फ इस कर्व को देखें 2 मिनट। ऐसा स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? ऐसा तभी होता है, देखिए जब, देखिए ये वाली अगर आप लाइन देखिए 7 वाली जो पॉइंट बी को कनेक्ट कर रही है, ये आप देखेंगे हर बार लंबी होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है, हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड इसलिए होता है कि अगर आपको एक कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे की घटानी पड़ेगी। तो जब आप ऐसा करते हैं ग्राफिकली तो आप देखते हैं कि आपका जो कर्व होता है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। देखिए पॉइंट ए पर क्या था, इस पॉइंट पे थे, जैसे ही आपने एप्पल्स की कंजम्पशन बढ़ाई आपका ग्राफ नीचे आ गया पॉइंट बी की तरफ। फिर आपने जैसे नेक्स्ट लेवल पे बढ़े आपका ग्राफ और नीचे आ गया कर्व, और जैसे आपने अगले लेवल पे गए तो आपने देखा कि आपका कर्व और नीचे आ गया। ऐसे और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो कहता है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। इट इम्प्लाइज, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अगर कंज्यूमर ये सोचता है कि उसको आउट ऑफ 2 गुड्स किसी एक गुड की कंजम्पशन ज़्यादा करनी है, ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। उस केस में उसको पहले वाले प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाले प्रोडक्ट की कंजम्पशन को लेस करना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन गो टू अ हायर नंबर ऑफ अदर गुड्स। It is only then that the satisfaction level would remain constant at different points of the IC. इसीलिए IC को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल पर उसको कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट अस रेफर टू फिगर 2. At point A on the IC, the consumer has 5 oranges and 2 apple. आपको वो कॉम्बिनेशन बता रहा है जो आपने भी ऊपर पढ़े। Moving from A to B, he has 3 apples and 3 oranges when the consumer moves from point A to, सिमिलरली ऐसे बता रहा है। तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव स्लोप्स इसलिए होती है बिकॉज अगर आपको एक गुड्स के कंपैरिजन में दूसरे की कंजम्पशन बढ़ानी है तो आपको एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इन्वर्स, इसको बोलते हैं इन्वर्सली रिलेटेड। इन्वर्सली मतलब कि अगर एक में फॉल है तो दूसरे में इंक्रीमेंट है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली। जब कोई दो चीज़ें ऑपोजिट रिएक्ट करती हैं वी कॉल इट इन्वर्सली रिलेटेड, और हम ये भी कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। that is the main cause why our IC curve slopes downward. Clear? अभी आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे। IC is convex to the origin, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ये पढ़िए, मैं तो कवर करूंगा ही। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप मुझे पढ़ के बताएंगे। और अगर आप बता पाएँ, अगर आप मुझे फ़ोन कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वेरीज के लिए अगर मुझे फ़ोन करते हैं तो आई वुड अप्रिशिएट, मैं उनका यहाँ पर नाम लूँगा स्टूडेंट्स का, एंड आई ट्राई टू शो देयर पिक्चर्स एज वेल, अगर वो बता पाएँ कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये वाला पॉइंट अगर मुझे समझा दें, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई आप फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा एफर्ट है आपके पास यहाँ पर मेरी वीडियोस में आने का, तो आप कोशिश करिए मुझे ये पॉइंट समझाने की। अगर मुझे सेटिस्फाइड लगा आपका आंसर तो डेफिनेटली आपका नाम और पिक्चर में यहाँ डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आप शुरू कर चुके हो रिवीजन की। फिर से क्लोजर से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लंबी रिवीजन 1 गो में चाहते हो एक साथ सब्जेक्ट की लाइव बेसिस पे विद योर क्वेश्चंस, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं लूँगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए
मिनिमम 10, 15, 20 कमेंट तक अगर आ जाते हैं तो आई एम रेडी टू गो फॉर अ लाइव सेशन वेयर इन वी कैन टेक योर क्वेश्चंस एंड पैरेलली आई कैन जो हमारी अभी तक एक डिफरेंस है हमारी वीडियोस के बीच में विच इज़ पर्सनल इंटरेक्शन, वो भी हम दूर कर पाएंगे। और नोबडी नोज, हु नोज कि हम आगे चल के यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक वी स्टार्ट विद लाइव क्लासेस। दैट इज़ इंटायरली अप टू यू, आप कैसे लेते हैं इसको। जैसे आपने मुझे फोर्स किया कि वीडियोस रीशूट करने के लिए दोबारा से, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर भी मुझे रिस्पॉन्ड कर पाएँ जिस नंबर्स में आप मुझे अभी कर रहे हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो आप ये सोचिए कि आप आज नहीं तो कल ये पॉइंट जहाँ पर आप आज खड़े हैं ये एक हिस्ट्री होगा, ठीक है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं उससे निकलने का सबसे बड़ा मूल मंत्र आप ये रखिए कि आज आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम आपको हिस्ट्री बन जाएगी आपकी लाइफ में। आप देखिए कितने ऐसे सिचुएशंस हुई होगी जब आप लाइफ में फंसे होंगे। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी ओकेजन्स होंगी जहाँ पर आप लाइफ में डिस्ट्रैक्ट या फंसे होंगे, प्रॉब्लम में आए होंगे। क्या वो प्रॉब्लम आज या वो सिचुएशन या वो टाइम या वो घड़ी आज है? आज वो एक मेमोरी बन चुकी है, आज वो चीज़ हिस्ट्री बन चुकी है। तो सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखें, जब आप ट्रबल में हैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें, पेशेंस में रखें, आप देखेंगे बाय द टाइम वो सिचुएशन भी निकल जाएगी और आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर पाएंगे। एवरी सिचुएशन इज़ फाइटेबल, आप लड़ना चाहें तो इसलिए ये नहीं कभी डरना कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये नहीं समझ। सोल्यूशन हर जगह, और आजकल के टाइम में तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी स्पून फीडिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, आई डोंट थिंक कि आज से 15-20 साल पहले थी। इनफैक्ट हमारे टाइम में भी नहीं था। तो आप कोशिश करिए कि जो मीडियम से भी आप गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं आपके स्कूल कॉलेज में, जहाँ से आपको जो चीज़ समझ में आती है आप समझिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, आप क्वेश्चंस रैंडमली उठा के देखिए क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं पॉइंट्स को, तो उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जी बाय बाय।